हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया और उन्होंने मुझे ये बोला है कि मैम आप सेलिएक डिजीज़ के बारे में ज़रा विस्तार से हमें समझाइए कि सेलिएक डिजीज़ को कैसे ठीक किया जा सकता है। मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है। बहुत साल वो इस बीमारी से ग्रस्त रहते हैं और उनको समझ नहीं आता कि उनकी बॉडी में जो ये प्रॉब्लम हो रही है वो किस कारण हो रही है, और कई बार वो पकड़ में भी नहीं आती है बीमारी। तो आज हम उसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सेलिएक डिजीज़। तो सेलिएक डिजीज़ जो होता है वो एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। और ये होता क्यों है? ये ग्लूटेन खाने से होता है। जब भी आप कोई भी चीज़ ग्लूटेनस खाएंगे तो उससे ये ट्रिगर हो जाता है। और इसको हम सिर्फ सेलिएक डिजीज़ के नाम से ही नहीं जानते हैं, इसको सेलिएक स्प्रू बोलते हैं और नॉन ट्रॉपिकल स्प्रू बोलते हैं। इसको ऑल्सो ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी भी कहा जाता है। तो ये एक्चुअली ग्लूटेन है क्या? हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ग्लूटेन है क्या, कौन सा ऐसा ग्लूटेन खाते हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ग्लूटेन जो होता है वो एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि गेहूं, बार्ली, रे और भी दूसरे बहुत सारे अनाजों में जो है वो पाया जाता है। अब ग्लूटेन की वजह से ही आटा, जो आप आटा घर में बनाते हैं चपाती के रूप में, उसमें आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो है वो बाइंडिंग पावर आती है, वो बाइंड होता है आराम से और रोटी आराम से बन जाती है। दोस्तों, जब कोई इंसान जिसको सेलिएक डिजीज होता है, यदि वो किसी भी ग्लूटेनस चीज़ों को खाता है तो उसकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है और आंतों में जो विलाई होती है उसको खराब कर देती है। जब आपकी आंतों में विलाई खराब होती है तो आपकी छोटी आंत जो है वो न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है और इसकी वजह से ही हमारी हड्डियों की जो डेंसिटी है वो खराब हो जाती है। और जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको गर्भपात होने का बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो जो औरतें ग्लूटेनस जिनको एलर्जी है वो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। दोस्तों, ग्लूटेन एलर्जी जो है वो और भी बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। इनफर्टिलिटी के अलावा न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को भी वो पैदा करता है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकता है। यदि 1 साल तक किसी भी व्यक्ति को सेलिएक डिजीज़ है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए और उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको TTG टेस्ट बोलते हैं। वो टेस्ट आप लोगों को करवा लेना चाहिए। उससे आपको पता लग जाता है कि आप जो है वो ग्लूटेन एलर्जी आपको है या नहीं है। एक्चुअली सेलिएक डिजीज़ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डैमेज होता है वो इतना धीमे धीमे होता है कि हमको पता नहीं चलता है और इस वजह से हम उसको ट्रेस नहीं कर पाते बीमारी को कि हमें सेलिएक डिजीज़ है और हमें उसका इलाज करवाना है। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि सेलिएक डिजीज़ जो है वो ग्लूटेन सेंसिटिविटी या ग्लूटेन इंटॉलरेंस, इन दोनों से अलग है। इसलिए आपको इसका पहचान होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट करना है उसके बारे में हम थोड़ा सा अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है या जिनको ग्लूटेन एलर्जी होती है, वो जब भी मैदे से बनी हुई चीज़ें या किसी भी ग्लूटेन से बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो उनके बॉडी में एक रिएक्शन होगा, कुछ ना कुछ उनको ऐसा होगा जिससे उनको पता लग जाएगा, उनको तकलीफ़ होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं, बहुत सारी उसके अलग अलग, हर इंसान पे अलग अलग उसके सिम्टम्स आते हैं। तो आप जब खाते हैं ग्लूटेन और आपको उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद आपको तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है, इसका मतलब आपकी बॉडी जो है वो इंटॉलरेंस है। और वो जैसे ही आप उसको बंद करेंगे, मान लीजिए आपने आटे की चपाती खाई आज और आपके पेट में दर्द शुरू हो गया बाद में, या आपको उल्टी जैसा फील हो रहा है या आपको दर्द हो रहा है, छाती के पास कहीं दर्द हो रहा है, तो आप उसको बंद कीजिए 2-4 दिन के लिए और फिर देखिए कि उसका क्या रिएक्शन है। अगर वो आपको मतलब बंद करने के बाद अगर आपको कोई तकलीफ नहीं होती, आप बिल्कुल ठीक है, दैट मीन्स आप उसके लिए एलर्जिक हैं। एलर्जी या ग्लूटेन सेंसिटिविटी ये जो है ये कोई बीमारी नहीं है, ये जैसे ही आप छोड़ देंगे वो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन सेलिएक डिजीज़ में ऐसा नहीं होता है। सेलिएक डिजीज़ एक तरह की बीमारी है जिसको आप लंबे समय तक जब आपको रहती है ये सेंसिटिविटी या ये बीमारी ठीक नहीं होती है, जब आप छोड़ भी दें ग्लूटेन तब भी आपको ठीक ना हो और जब आप खा लें तो उसके बाद और ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो, तो वो एक तरीके से आपको बीमारी हो गई है, सेलिएक डिजीज़ की बीमारी हो गई है।
इसमें क्या होता है ना, आपको मैंने पहले ही बताया है इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि वो आपकी विलाई को ख़राब कर देता है। जब आपकी विलाई ख़राब हो जाती है तो न्यूट्रिशंस बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, आपको खून की कमी हो जाएगी, आपकी बॉडी एनीमिक हो जाएगी। अब इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपको सेलिएक डिजीज़ हो रखा है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कौन कौन से सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। जिसको सेलिएक डिजीज़ होते हैं उसका सिम्टम सबसे पहला आएगा कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और वो हमेशा एनीमिक रहेगा, उसको हमेशा खून की कमी रहेगी, क्योंकि आपको पता है विलाई जो है वो ख़राब हो चुकी है। जब विलाई ख़राब हो जाती है तो वो न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। जब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपके ब्लड में वो उसको नहीं डाल पाएगा, और जब वो आपके ब्लड में नहीं डाल पाएगा तो ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में कैरी करता है, सारे न्यूट्रिशंस को, सारे ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। तो वो जब उसके पास न्यूट्रिशन ही नहीं होगा तो सप्लाई क्या करेगा, तो न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी है वो हो जाती है। इसकी वजह से जो है वो हम एनीमिक हो जाते हैं। उसके अलावा जो है हमेशा ब्लोटिंग फील होगा आपको, हमेशा पेट आपका भारी भारी लगेगा और आपको हमेशा पेट भरा भरा सा, एक तरीके का मतलब ऐसा लगेगा कि पेट में गैस भरी हुई है, उस तरह का आपको फीलिंग हो सकती है। उसके अलावा आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, ये भी एक सेलिएक डिजीज़ का एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि उनको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होती है, और कई ऐसे लोग हैं जिनको डायरिया भी होता है, दिन में कई कई बार उनको जो है वो टॉयलेट जाना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है किसको कौन सा सिम्टम आ रहा है। गैस का मैंने आपको बता ही दिया है। बहुत सारे लोगों को हार्ट बर्न की समस्या भी हो सकती है, और कई सारे लोगों को शरीर पे जो है वो ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, मतलब फफोले जैसे हो जाते हैं और खुजली होती है बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक तरह का सेलिएक डिजीज़ का ही सिम्टम है। और बहुत सारे लोगों में सर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, थके थके रहते हैं हमेशा, और मुंह में अल्सर बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है उनको। तो ये भी सेलिएक डिजीज़ का ही एक कारण है। और बहुत सारे लोगों को नौजिया आता है, चक्कर आते हैं, उल्टी जैसा फील होता है। तो ये सारा जो है वो सिम्टम है। इसके अलावा आपके पैरों में झुंझुनाहट, हाथ पैरों में झुंझुनाहट होती है, वो भी एक सेलिएक डिजीज़ का ही कारण है। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो ब्लर से रहते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। आप उनसे बात करेंगे तो वो आपसे इंटरेक्ट नहीं करते अच्छी तरह से, वो भी सेलिएक डिजीज़ का ही एक सिम्टम है। सेलिएक डिजीज़ को पहचानने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, आप जो स्टूल पास करते हैं, जो फीसेस आपका निकलता है, उसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट होता है और वो इतना हल्का होता है कि वो पानी के ऊपर तैरता है। वैसे जो हेल्दी स्टूल होता है वो पानी के अंदर डूब जाना चाहिए, वो दैट मीन्स वो आपका हेल्दी स्टूल है, हेल्दी फीसेस है। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके स्टूल से पता लगा सकते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है। तो ये भी एक सिम्टम है। जब आप स्टूल पास करते हैं तो आप उसको चेक करिए, देखिए उसको कि क्या वो पानी के ऊपर तैर रहा है या पानी के अंदर है। अगर वो पानी के ऊपर तैर रहा है दैट मीन्स आपके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और उसका रंग अगर बहुत ज़्यादा हल्का है तो वो डेफिनेटली आपको सेलिएक डिजीज़ हो सकता है। तो उसकी जांच आपको कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लोगों को सेलिएक डिजीज़ होता है, उनका वज़न बहुत तेज़ी से गिरता है, बहुत कुछ भी खाएंगे, कितना भी खाएंगे, उनके वज़न में गिरावट आती रहेगी, उनका वज़न नहीं बढ़ेगा। इसका कारण भी वही है कि विलाई ख़राब हो गया है। जब विलाई ख़राब हो जाता है तो बॉडी न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और इसकी वजह से आपका वज़न जो है वो गिरता है बहुत तेज़ी से, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ सकती है। तो ये सारे जो हैं वो सिम्टम्स हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके कौन कौन से आपको टेस्ट कराने चाहिए, और उसके बाद हम बताएंगे कि आपको क्या उसका ट्रीटमेंट लेना है। ये ट्रीटमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ ये जनरल ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर आपकी सीवियरिटी ज़्यादा है, आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कीजिए जिन पे आपको भरोसा हो। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके नेचुरल रेमेडी की तरफ ही जाइए, केमिकल से दूर ही रहिए। क्योंकि केमिकल, देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन केमिकल क्या करता है ना, सप्रेस कर देता है। कोई भी बीमारी है उसका ट्रीटमेंट वो नहीं करेगा, वो उसको सप्रेस कर देगा सिर्फ। तो आप सप्रेशन में नहीं जाना है, आपको रूट कॉज पे जाना है, आपको उसकी जड़ से ही खत्म कर देना है उसको, ताकि वो दोबारा हो ही ना। तो हम ये चीज़ें आपको आयुर्वेद में मिल जाती हैं। नेचुरोपैथ का सहारा लेकर के जब आप आयुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं, देखिए नेचुरोपैथ जो है वो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना सिखाते हैं। आयुर्वेद जो है वो हमारा पुराने ज़माने का एलोपैथ था। 3000 साल पहले वो एलोपैथ था, जो आज की डेट में एलोपैथ जिसको हम बोलते हैं, जो हम दवाइयाँ खाते हैं और हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, वो 3000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ऑलरेडी बना दिया था, और वो हम खा करके ठीक हो जाते थे। लेकिन हम आज की तरह नहीं ठीक होते थे। उस टाइम हम जड़ से हमारी बीमारी चली जाती थी, हम दोबारा बीमारी नहीं पड़ते थे।
लेकिन आज का जो एलोपैथ है वो आपको बीमार रखता है, आपको सही नहीं करता पूरी तरह से, वो आपकी बीमारी को दबाता है और इस तरह से वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। तो चलिए मैं आपको ये बता दूं कि आपको टेस्ट कौन कौन से करवाने हैं, उस टेस्ट के बेस पर आपका ट्रीटमेंट होगा। तो आपको सबसे पहला टेस्ट कराना है आपका ब्लड आपको टेस्ट कराना है, आपको ब्लड की चेक करानी है कि ब्लड की क्वालिटी कैसी है, उसमें सारे जो हैं रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स वगैरह सारे ठीक ठाक उसमें हैं, उनका जो नंबर होता है वो सही है। उसके बाद आपको एक और टेस्ट कराना है जो कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी हेल्थ को बताएगा कि आपकी इंटेस्टाइन में डैमेज कितना हो चुका है, और उस टेस्ट को बोलते हैं इंटेस्टाइन फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन टेस्ट। तो ये टेस्ट बहुत कंपलसरी है, इससे आपकी विलाई की जो स्थिति है वो पता लग जाएगी कि आपकी डैमेज कहाँ किस हद तक बढ़ चुकी है। इसके अलावा एक और तरीका है इस प्रॉब्लम को डायग्नोस करने का, जिसको बोलते हैं एंडोस्कोप। बहुत सारे लोगों का एंडोस्कोप का भी सजेशन होता है और गैस्ट्रोस्कोप का भी सजेशन देते हैं कभी कभी डॉक्टर, वो चेक करने के लिए कि ऊपर से भी क्या प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रहा है। तो ये एक टेस्ट आपको कराना ज़रूरी होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका डैमेज जो है वो कहाँ तक हो चुका है, कितना हो चुका है, और उस हिसाब से फिर आपका जो ट्रीटमेंट है वो आगे का वो प्लान होता है। तो अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। देखिए ये एक ऐसी बीमारी है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीके से ही उसको ठीक कर सकते हैं, दवाइयाँ खा करके वो ठीक नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी इसी तरह की बीमारी से ग्रस्त थी और मैंने उसको नेचुरल होम रेमेडी से ही उसको ठीक किया है। उसको डॉक्टर्स ने तो उसको दे दिया था स्टेरॉइड, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने स्टेरॉइड पे रख दिया, और स्टेरॉइड खाने के बाद आपको पता है क्या क्या हो सकता है। स्टेरॉइड एक तरह का बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है जो कि धीरे धीरे आपको मौत की तरफ लेके जा रही है। और मेरी बेटी का मूड स्विंग होता था, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है, इसलिए मैंने उसको 2-3 हफ्ते के बाद मैंने बंद कर दिया। जब मैंने देखा कि मेरी बेटी इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रही है उसके लिए, तो मुझसे नहीं देखा गया और मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, मैं रेमेडी ट्रीटमेंट घर का ही करूँगी। तो सबसे पहला जो इसका इलाज है वो है आपको फास्टिंग करनी है, आपको उपवास करना है। चाहे आप पानी पे उपवास कीजिए, चाहे आप निराजल उपवास कीजिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप निराजल उपवास करिए। एक हफ्ते में कम से कम 2 दिन आपको निराजल उपवास करना है। पूरे दिन कुछ मत खाइए, कुछ मत पीजिए। रात के वक्त जो है आप उसका जब व्रत तोड़ते हैं तो व्रत आपको जूस के साथ तोड़ना है। अगर आपको डायरिया है तो आप जूस नहीं लेंगे, आप सूप लेंगे। अगर आपको डायरिया नहीं, आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आप जूस लेंगे, कोई भी जूस लीजिए, ग्रीन जूस लीजिए या फ्रूट जूस लीजिए, जो आपका दिल करता है आप। मैं बताती हूँ कि जिनको कॉन्स्टिपेशन है, सेलिएक डिजीज में जिनको कॉन्स्टिपेशन है, उनके लिए है DIP डाइट। आप फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स डाइट लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसके जो लाइव एंजाइम्स हैं वो जा करके उसमें रिपेयर करेंगे। ग्रीन जूस जो है सवेरे के टाइम पे उसको ज़रूर पीजिए, क्योंकि जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए ग्रीन जूस जो है वो रामबाण का काम करता है। सवेरे आपके डिटॉक्स प्रोसेस को बढ़ा देता है और आप आराम से अपना जो बावल है उसको क्लीन कर सकते हैं। बावल का क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बावल क्लीन नहीं करेंगे तो उसमें फर्मेंटेशन होगा, बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें पनपेंगे और बॉडी में इम्बैलेंस होने की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए बहुत नेचुरोपैथ में कहा जाता है कि हर बीमारी का कारण जो होता है वो मल होता है। तो वो गलत नहीं कहते हैं, वो सही कहते हैं। ये सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि जहाँ पर मल क्या है, मल आपका टॉक्सिन है। आपकी बॉडी ने सारे न्यूट्रिशंस ले लिए हैं। अब आप फ्रूट खाते हैं, फ्रूट का छिलका आप संभाल के तो नहीं रखते ना, फेंक देते हैं। या कोई भी आपने सब्जी खाई, उसके ऊपर का छिलका उतारा, ये उसको कचरे में डाला, तो वो कचरा फेंकते हैं ना, उसको घर के अंदर तो नहीं रखते हैं। तो वही हमारा जो कचरा है, हमारे शरीर का कचरा जो है वो हमारे बावल में कलेक्ट होता है और उस बावल से हमें उसको निकाल के बाहर फेंकना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कचरा जो है, हमें ऐसा लगता है कि वो निकल गया शरीर से बाहर, लेकिन उसमें से कुछ एक ऐसे कण होते हैं जो चिपक जाते हैं हमारे बावल से। जब हम बहुत ज़्यादा मैदा, समोसा और कचौड़ी वगैरह बहुत खाते हैं, ऑयली सामान बहुत खाते हैं, तो वो चिपकती है हमारी आंत के साथ और उसके बाद वो निकलती नहीं है। और जब वो चिपक जाएगी तो वो सड़ेगी। सड़ने के बाद उसमें फर्मेंटेशन होता है, उसके अंदर बैक्टीरियाज पनपते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा, बच्चों को भी देखा होगा कि कीड़े निकलते हैं वहाँ से, और इतने बड़े बड़े कीड़े निकलते हैं कभी कभी। तो ये सारा जो है वो आंत में पड़े हुए मल के सड़ने की वजह से होता है, जो कि हमें खास करके उसका ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमारी आंत की सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है। और जिन लोगों को
डायरिया है, बहुत ज़्यादा जो है वो उनका स्टूल पतला आ रहा है, बार बार उनको टॉयलेट जाना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा पानी की तरह जो है उनका डायरिया होता है, उनके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी है। मूंग की दाल की खिचड़ी खाइए और उसके साथ जो है आप सूप लीजिए, गरम गरम सूप लीजिए। आपको फ्रूट नहीं खाना है, आपको वेजिटेबल रॉ नहीं खाना है बिल्कुल भी। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि अम्बली जो है, जो हमारा मिलेट है, उस मिलेट को अगर आप फर्मेंट करके खाते हैं तो आपके जो बावल है उसके अंदर जो माइक्रोबायल इम्बैलेंस हो गया है वो बैलेंस आपका हो जाएगा और अच्छे बैक्टीरिया जो हैं वो पनपेंगे और वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को जो है बहुत हेल्दी रखेंगे और जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। तो अब आपको खाना कौन कौन से मिलेट है, कौन कौन से मिलेट आप खाएंगे जिससे आप बहुत जल्दी जो है वो रिकवर कर सकते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। आपको फॉक्सटेल खाना है 2 दिन, ब्राउन टॉप आपको खाना है 2 दिन, ब्रेनयार्ड आपको खाना है 2 दिन और कोडो जो है वो भी आपको 2 दिन खाना है, लिटिल मिलेट वो भी आपको 2 दिन खाना है। लेकिन शुरुआत जो आपको करनी है वो ब्राउन फॉक्सटेल से करनी है। फॉक्सटेल आपका पहला अम्बली होना चाहिए। 2-2 दिन का कोर्स है तो आपको ये 10 दिन तक कोर्स करना है। जब आप ये 10 दिन का कोर्स खत्म कर लेते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन ही नहीं, आपके शरीर के बाकी अंग भी साफ हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, फर्मेंटेड फॉर्म में खाते हैं, तो आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। आई होप दोस्तों सेलिएक डिजीज से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसके अलावा अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आरोग्य तत्व को ज्वाइन कीजिए और हमारे डॉक्टर्स के साथ अपना कंसल्टेशन कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, आप बहुत ख़राब स्टेज में हैं, आपकी विलाई पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है और आपको कोई इलाज नहीं मिल रहा है, आपने बहुत धक्के खा चुके हैं हॉस्पिटल्स के, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ आप आइए हमारे पास और हमें अपनी प्रॉब्लम बताइए। हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। आपको जो भी आपका डैमेज हुआ है वो सारा डैमेज आपका रिकवर हो जाएगा और आप फिर से वही ज़िंदगी जी पाएंगे जो आप पहले जिया करते थे। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आप लोग को पूरा नॉलेज मिल गया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।